Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section discussion for 25th January of Indian Express. और आज के कोट से शुरू करते हैं which is by Don Zymer. What you lack in talent can be made up with desire, hustle and giving 110% all the time. तो अगर आपको लगता है कि आपको चीज़ें कम समझ में आ रही है या आप उतने टैलेंटेड नहीं हो, आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसके लिए, तो उस चीज़ को आप कवर कर सकते हो. इट कैन बी मेड अप. कैसे? अगर आपकी इच्छा स्ट्रांग है, इफ़ यू आर इन हसल एंड यू आर गिविंग योर 110% ऑल द टाइम. आप अपना पूरी भरपूर कोशिश कर रहे हो. अब शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल से. तो पहला जो एडिटोरियल आया है, इट इज़ द इनजस्टिस ऑफ मैरिट बाय आलोक तिवारी, जो कि अभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है कानपुर के, एंड ही स्टडीड फ्रॉम आईआईटी कानपुर. और वो अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहे हैं जिसके बारे में हम देखेंगे. एंड बेसिकली मैं आपको इसका बता दूँ, इस एडिटोरियल का पर्पस जो है, एक एक्ट आया था CEI एक्ट इन 2019, जहाँ पे फैकल्टी में जो फैकल्टी होती है कॉलेजेस वगैरह की, उसमें रिजर्वेशन की बात की गई थी. तो ये कुछ अपने एक्सपीरियंस से, पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिंस ही स्टडीड इन IIT. और IIT की ही एक कमेटी बनी थी इस एक्ट के ऊपर जिसने अपोज किया था इस डिसीजन को. तो वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं. तो देख लेते हैं. यहाँ पे एक चीज़ इस एडिटोरियल में मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने जो फ्रेजेस यूज़ किए हैं कुछ, आप उनको डायरेक्टली आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे सबसे पहले इन्होंने IIT के लिए यहाँ पे यूज़ किया है मक्का ऑफ मेरिट एंड इंडस्ट्रियसनेस. ऐसा माना भी जाता है. तो इनका कहना है कि ये 2 डिकेड पहले, यानी करीब 20 साल पहले पढ़े थे, एंड दे हैड ऑल दी फैसिलिटीज़ ओवर देयर. लेकिन वहाँ पे एक बहुत ही इस सीन के पीछे दूसरी चीज़ चल रही थी, दैट द मक्का ऑफ मेरिट एंड इंडस्ट्रियसनेस हैड अ परसीव्ड अंडर क्लास, यानी जो लोग रिजर्व्ड कैटेगरी के थे और उनको कई बार दे वर रिफर्ड टू विद डिमीनिंग एपिथेट्स. तो ये अगेन एन इम्पॉर्टेंट वर्ड, आप ये सारे वोकैब्स यूज़ कीजिएगा. डिमीनिंग एपिथेट्स मतलब उनके कैरेक्टर को लोली दिखाने के लिए और उनके फिर इंटेलिजेंस को क्वेश्चन करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए इस तरीके के वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ किए जाते थे. और ये क्वेश्चन किया जाता था दैट कि वो इस इंस्टीट्यूशन में किस हक से हैं. ओके. और कई लोग जो वहाँ पे थे, बाकी जो नॉन रिजर्व कैटेगरी में थे, उनको ये लगता था कि IIT कानपुर के फेयरनेस के ऊपर एक ब्लॉट, एक धब्बा है. और जो मेरिटोरियस किड्स हैं, जैसे कि खुद मतलब ऑथर अपने आप का बता रहे हैं कि सिंस ही वाज फ्रॉम नॉन रिजर्व, तो दे थॉट दैट कि जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं, दे आर असर्पिंग द डोमेन ऑफ सच किड्स. ओके. और केवल इसलिए बिकॉज द हाफ लिटरेट पॉलिटिशियंस, खुद पॉलिटिशियंस जो लिटरेट नहीं है, उन्होंने केवल अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते इनको ये सारे फ़ायदे दिए हुए हैं. तो इस वजह से इनको इस तरीके से ट्रीट किया जाता था. तो अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इनजस्टिस के नाम पे रिजर्वेशन की बात करता था, तो वही मतलब रिजर्वेशन ही सबसे बड़ा इनजस्टिस माना जाता था ऐसी कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन और हर तरीके का इनइक्वालिटी है. अब ऑथर ने यहाँ पे 2 कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए हैं जो मतलब सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थे. इस रेज का कॉन्सिक्वेंस थे. सबसे पहला तो उन्होंने कहा है अदरिंग, यानी कि बिल्कुल अलग समझा जाता था रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स को बाय द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स. और फैकल्टी भी उसमें इन्वॉल्व थी. क्यों? क्योंकि फैकल्टी जो थी वो पूरी खुद जनरल कैटेगरी के थे. फाइन. तो ये जो कुल मिला के इस अदरिंग की वजह से 2 सेपरेट यूनिवर्सेस बन गए थे जो आपस में बिल्कुल भी एम्पैथेटिक नहीं थे और एक दूसरे के प्रति अफेक्शन भी नहीं रखते थे, ना आपस में बात करते थे और एक दूसरे के सर्कल्स का भी पार्ट नहीं होते थे. सो बेसिकली देयर वाज कंपार्टमेंटलाइजेशन. अगेन अ नाइस वर्ड, कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी बिल्कुल पूरी तरीके से अलग थे. और ये कंपार्टमेंटलाइजेशन जो था वाटर टाइट था और काफ़ी मतलब
भले अनस्टेटेड था लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंटलाइजेशन की तरह नहीं था जैसे विमेन के लिए बस जेंडर बेस्ड अलग से रेस्ट रूम्स होते हैं, बल्कि बाकायदा हायरार्किकल स्ट्रेटिफिकेशन था, जैसे नाजी जर्मनी में जू और आर्यन का देखा गया था, या फिर अपार्थाइड वाले साउथ अफ्रीका में रेशियल सेग्रीगेशन देखा गया था। ओके, एंड ये जो रिजर्व कैटेगरी के बैचमेट्स थे इन्होंने कहा है कि दे वर ऑफन सब्जेक्टेड टू पार्शियली सोल सेपिंग डिग्रेडेशन, यानी वही कि बिल्कुल ऐसा इस तरीके का डिग्रेड कर देना कि एकदम रूह उनकी वो कांप जाए। और मतलब ये किस वजह से था कि उनको बिल्कुल मेन स्ट्रीम से हटा दिया गया था। तो एक चीज़ बहुत इसमें एक इफ़ेक्ट हुआ था इसका कि भले बहुत माइल्ड और ज़रा सा भी एक्सक्लूजन हो, लेकिन उससे किसी भी इंसान की सेल्फ एस्टीम और एजुकेशनल परफॉर्मेंस पे असर पड़ रहा था। ओके, तो पहला इन्होंने बताया अदरिंग का कॉन्सिक्वेंस या फिर कंपार्टमेंटलाइजेशन, जिसकी वजह से एजुकेशनल परफॉर्मेंस और सेल्फ एस्टीम पे असर पड़ रहा था। सेकेंड ये था इसका कॉन्सिक्वेंस कि इनको किसी भी लर्निंग एनवायरनमेंट जो होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, और इस वजह से ये अपने ही बैचमेट के जूनियर हो जाते और ग्रेड्स अक्सर पुअर रहते। एंड वही था कि जनरल कैटेगरी के फैकल्टी मेंबर्स थे तो उनका थोड़ा बायस रहता था, तो उनकी वहाँ से एक जर्नी डाउनहिल शुरू हो जाती। क्यों? ग्रेड्स कम, जॉब प्रॉस्पेक्ट कम, उसके बाद में फिर वहाँ के फैकल्टी वगैरह जो मेंबर्स थे वो आपको अच्छा रिकमेंडेशन नहीं देंगे ताकि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ बाहर मिल सके, तो दे वर स्कैर्ड फॉर लाइफ। ओके, एंड हम लोग को मतलब इन लोग को इनका कहना है कि यही लगता था कि ये सारा जो नेचुरल ऑर्डर है ऐसा ही चलता आ रहा है तो यही ही होता है। ओके, लेकिन बात ये है कि उनका वो अपना उनके अंदर ऐसा नहीं था कि टैलेंट नहीं रहता था, लेकिन उनका टैलेंट कभी बाहर नहीं आ पाता था इस एक्सक्लूजनरी थॉट की वजह से। तो ये इन्होंने कहा है कि इस चीज़ को, ऐसे इंसिडेंसेस को इनके सामने हुए 20 साल हो चुके हैं और अभी का जो सीन है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, और अभी ओबीसीज को भी रिजर्वेशन मिलने लगा है, तो सोसाइटी जो है वो ज़्यादा अकोमोडेटिव और कम कास्टिस्ट होती जा रही है। तो ये मतलब वही है कि खुद मेन स्ट्रीम भी सब लोगों को अब रिप्रेजेंट करने लगी है। तो ऐसे टाइम पे इनका कहना है कि अगर फैकल्टी पोस्ट जो आईआईटी के अगर उसमें रिजर्वेशन किया जाता है तो वो एक रिफ्रेशिंग चेंज रहेगा इन डीप सीटेड प्रेजुडाइसेस को टैकल करने के लिए। और अगर कोई भी इस टाइम पे इस चीज़ को अगर रेजिस्ट करता है तो ये एक रेट्रोग्रेड स्टेप होगा, यानी कि वापस हम उसी डायरेक्शन में पीछे जाएंगे। अगेन सम नाइस फ्रेजेस कि रोज टिंटेड नॉस्टैल्जिया, ये पास्ट का जो हमारा रोज टिंटेड नॉस्टैल्जिया कि हम ऐसे थे हम वैसे थे, इन सब चीज़ों की वजह से अभी के इनजस्टिस को हमको ब्रश नहीं कर देना चाहिए अंडर कार्पेट, यानी उसको छुपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि भाई वेदास और ये सब चीज़ों को लेके जो कई बार देखा गया है कि नॉस्टैल्जिक होके आप इनजस्टिस करते हो, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। और ये चीज़ ना केवल जो पहले के सफ़रर हैं उनके लिए अनजस्ट रहेगी, बल्कि हम प्रेजेंट एजुकेशन को भी मिस एजुकेट करेंगे और इससे हमें फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे अब मैं आपको दो बातें बताना चाहती हूँ। एक तो ये इस कमेटी के बारे में, ये जो कमेटी बनाई गई थी ये आईआईटी दिल्ली के वी राम गोपाल राव ने हेड करी थी, और इसमें इन्होंने कहा था कि ये जो फैकल्टी में आप रिजर्वेशन वाली चीज़ कर रहे हो इसमें आईआईटीज़ को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस मानते हुए आपको इसको एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये कहा था एग्जेम्प्ट कर दो और आप इनको इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस में ऐड कर दो। और ये किसके लिए आया था? ये मैंने आपको एक्ट बताया था, इट वाज सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट ऑफ 2019। ये आप नोट कर लीजिए, 2019 में आया था रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर, और इसमें जो सेक्शन 4 है उसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्पशन दिया गया है, जैसे इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस को, और इसके अलावा जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो गए और नेशनल और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हो गए, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को इसमें एग्जेम्पशन दिया गया था। फाइन,
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल. सो ओपन ओनली ऑन पेपर. अब यहाँ पे इन्होंने क्या चीज़ डिस्कस करी है, वैक्सीनेशन के केस में ओपन साइंस की बात करी है और साथ में जो एक पॉलिसी 2020 में आई थी STIP साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, उसकी बात करी है. तो इनका कहना है कि जो STIP पॉलिसी आई थी उसमें सेंटर ने आयरॉनिकली बात करी ऑन द एथोस ऑफ ओपन साइंस, और जबकि वैक्सीनेशन में अभी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ही उठाया जा रहा है, जैसे कि हमने पिछले एडिटोरियल में एक बार डिस्कस भी किया था ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट वाली बात पे. फाइन. तो ओपन साइंस क्या है, तो ओपन साइंस ऑथर का कहना है कि अभी ग्लोबल मूवमेंट की तरह इमर्ज हुआ है अमिड्स द ग्रोइंग क्राइसिस, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा, इन सब के अगेंस्ट रहता है ओपन साइंस. प्लेगियरिज्म नहीं होना चाहिए, अनएथिकल ऑथरशिप, फेलियर टू डिस्क्लोज फंडिंग सोर्सेज और जेंडर डिस्पैरिटी. ओके, और ये क्या चीज़ें इसमें रहती हैं, इट अट्रैक्ट्स कोर वैल्यूज़, जैसे वही ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी, सबको एक्सेसिबल होना चाहिए, कोलैबोरेशन उसमें होना चाहिए और नॉलेज का कंटिन्यूस ट्रांसफ़र होना चाहिए बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड यूजर्स ऑफ नॉलेज. फाइन. तो STIP जो आया था 2020, इसने कहा था कि ओपन साइंस फ्रेमवर्क को बिल्ड किया जाएगा ताकि वही सबको साइंटिफिक डेटा एक्सेसिबल रहे और इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल रहे, और जो भी डेटा यूज़ किया जाएगा और पब्लिकली फंडेड, इस कीवर्ड को आप याद कीजिएगा कि जो डेटा पब्लिकली फंडेड रिसर्च से जनरेट हो रहा है उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, यानी सबके लिए वो अवेलेबल रहेगा. फाइन. अंडर फेयर क्या है, ये एक्रोनिम है फॉर फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल एंड रीयूजेबल टर्म्स. चाहें तो आप यहाँ से इस चीज़ को नोट कर सकते हैं. लेकिन अभी क्या हुआ है कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया है 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स को, जिसकी एफिशिएंसी का अभी भी हमें कुछ पता नहीं है, और उसमें पहली जो वैक्सीन है वो है कोविशील्ड. अब यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर बताया है कि किस तरीके से बनाई गई थी. कोविशील्ड को एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था, और इसको इंडिया में मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है, पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट. और जो यहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटी है CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसने कहा है कि जो भी स्टडीज़ अभी हुई हैं ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और UK में, वहाँ पे इस वैक्सीन की एफिकेसी 70.42% देखी गई है. लेकिन साइंटिस्ट ने यहाँ पे 2 कंसर्न्स उठाए हैं. उन्होंने कहा है कि आपने बाहर की कंट्री से एक तो कंपेयर कर लिया, यानी हमारे पास में लिमिटेड एथनिसिटी डेटा है, यहाँ की पॉपुलेशन पे वो कितनी इफेक्टिव है उसका डेटा हमारे पास में नहीं है. और दूसरा उन्होंने कहा है कि कोई भी रिजल्ट ओल्डर पीपल के ऊपर हमारे पास में नहीं है, क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो किए गए थे ऑन पीपल लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज. ओके, और जबकि ज़्यादा रिस्क किसके ऊपर है, ओल्डर पीपल के ऊपर, और उन्हीं को हम यहाँ पे वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी भी दे रहे हैं. तो फिर रिसर्चर्स का कहना है कि ब्रिजिंग स्टडी होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द इम्यून रिस्पॉन्स इन इंडियन पॉपुलेशन. अब सेकेंड जो अप्रूव्ड वैक्सीन कैंडिडेट है कोवैक्सीन, उसको भारत बायोटेक ने डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद ICMR, और उसके अभी फेज 3 ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं. तो दोनों जो वैक्सीन्स हैं, ऑथर का कहना है इनको पब्लिक फंडेड रिसर्च में ही डेवलप किया गया है, जो मैंने आपको अभी कीवर्ड बताया था, पब्लिक फंडेड रिसर्च. तो इस वजह से इसको पब्लिक डोमेन में होना चाहिए. पब्लिक फंडेड रिसर्च से क्योंकि ICMR ने ही क्लिनिकल ट्रायल साइट फीस दी थी कोविशील्ड के लिए, और कोवैक्सीन में तो उन्होंने कोलैबोरेट भी किया था. तो इस वजह से ये STIP 2020 के जो ड्राफ्ट आया था उसके स्कोप में आ जाता है. तो इसलिए रिसर्च डेटा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए ताकि उसकी स्क्रूटिनी हो सके और पीयर रिव्यू हो सके. और क्योंकि ये डेटा पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, इसलिए सेफ्टी कंसर्न ज़्यादा उठ रहे हैं. और अगर ये आ जाता है तो ना केवल पब्लिक ट्रस्ट में रहेगा, बल्कि जो खुद साइंस का एक नेचर रहता है सेल्फ क्रिटिकल और सेल्फ करेक्टिंग, उसमें भी ये फ़ायदेमंद रहेगा. फाइन.
अब यहाँ पे चेंजिंग क्लाइमेट को लेके एक और एडिटोरियल था, ये हम पूरा नहीं देखेंगे। बेसिकली हम इसमें दो चीज़ देखेंगे कि यूएस ने जो पेरिस पैक्ट और डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ किया था उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट, और बाइडेन का भी प्रपोजल क्या है वो देखेंगे। फाइन। तो यूएस अगर डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ कर लेता तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट उस ग्लोबल हेल्थ जो बॉडी है उसके फाइनेंसिस पे पड़ता, क्योंकि करीब 60% का जो बजट होता है वो यूएस से ही आता है, वो यूएस फाइनेंस करता है। और उसी तरीके से अगर पेरिस पैक्ट से उन्होंने पूरी तरीके से कर लिया होता, सिसेशन हो जाता, और अभी अगर बाइडेन वापस ज्वाइन ना करते तो ये जो है यूएस जो है वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल हाउस गैस एमिटर है, GHG एमिटर है। तो इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंस होता वो ये होता कि जो एम था पेरिस क्लाइमेट डील का कि 2% सेल्सियस से कम ही टेम्परेचर राइज रहे कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते। लेकिन अब इन्होंने क्या प्रपोज किया है, बाइडेन ने एक तो $2 ट्रिलियन का क्लीन एनर्जी प्रपोजल दिया है, जिसमें एमिशंस फ्री इलेक्ट्रिक ग्रिड बनाने की बात की है बाय 2035, जिससे यूएस को नेट ज़ीरो कार्बन इकोनॉमी बनाया जाएगा बाय 2050। ओके, इलेक्ट्रिक ग्रिड बाय 2035, नेट ज़ीरो बाय 2050। और उन्होंने बिल्ड बैक ग्रीनर की भी बात की है, बिल्ड बैक ग्रीनर, जिसका खासकर फोकस रहेगा ऑन कम्युनिटीज़ ऑफ कलर, जो सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर असर रहा है ऑफ फॉसिल फ्यूल पोल्यूशन। फाइन। नाउ लेट्स मूव टू आइडियाज़ पेज। यहाँ पे एक ही आर्टिकल काम का है, रिफॉर्मिंग कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे अभी बात हो रही है WEF की, जो कि जिसकी मीटिंग होने वाली है, और यहाँ पे ग्रेट रीसेट की बात की गई है। तो मैं आपसे क्वेश्चन आज का पहले ही पूछ लेती हूँ। सो योर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रेट रीसेट? ओके, जो कि WEF में अभी प्रपोज किया गया है। ग्रेट रीसेट क्या है, और इसी में आपको बताना है कि इसका मेन एजेंडा क्या रहेगा। और सेकंड, इसके अलावा आपको थर्ड चीज़ बतानी है। पहला तो डेफिनेशन, उसका एजेंडा, फिर आपको बताना है कि इंडिया का इसमें रोल क्या होना चाहिए, या फिर इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है। ओके, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। तो अब पढ़ लेते हैं। ग्रेट रीसेट का जो कंसेप्ट है, इट वाज कंसेप्चुलाइज्ड बाय फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ WEF क्लॉस श्वाब ने, और ये पिछले कुछ सालों से बात हो रही थी बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी वाज इन डीप ट्रबल। लेकिन अभी कई सारे फैक्टर्स और भी इन्वॉल्व हो गए हैं, जैसे कि पेंडेमिक के इफेक्ट्स आ गए हैं, उसके बाद में फिर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन की वजह से कुछ इम्पैक्ट्स देखे जा रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज की वजह से भी। इसके अलावा जॉइंट कोलैबोरेशन की और जॉइंटली डील करने की भी बात की जा रही है। तो इन सब चीज़ों से जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी पे फ़र्क आ रहा है। अब इसमें दो तरीके के व्यूज़ बताए ऑथर ने, एक बताया है राइटिस्ट का व्यू और दूसरा बताया लेफ्टिस्ट का। तो राइटिस्ट का कहना है कि ये तो एक तरीके से डेंजरस अटेम्प्ट है कि आप सोशलिज्म को इम्पोज कर रहे हो, यू आर इम्पोजिंग सोशलिज्म, और इससे ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो डिसमेंटल हो जाएगी। ठीक है। और लेफ्टिस्ट का कहना है, वो तो हंस रहे हैं डेवोस के, मतलब WEF का आपको पता है मीटिंग कहाँ पे होती है, स्विट्जरलैंड में डेवोस में होती है। तो उन्होंने इस डेवोस फोरम की कॉम्प्लेक्सिटी को वो करते हुए एक तरीके से उसको मॉक कर रहे हैं, दे आर स्कॉफिंग एट इट, कि आप मतलब उसकी कैपेसिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या आप इतने केपेबल हो कि आप ऐसी चीज़ जो आपने खुद ने कॉम्प्लिकेट की है कैपिटलिज्म लेकर आए हो। लेफ्टिस्ट तो ये बोलेंगे कि कैपिटलिज्म होना भी नहीं चाहिए था, और अब आप उसके सोल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हो। तो अब दिल्ली की, इंडिया की बात करें तो हम खुद अपने इकोनॉमी रीसेट के बीच में हैं, और हमको ग्लोबल डिबेट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, और साथ में अभी ग्लोबल ऑर्डर को रीअरेंज करना है कि नहीं, डेवोस या नो डेवोस वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमको अपनी भी पॉसिबिलिटीज़ देखनी कि हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इसमें हम अपना प्रॉफिट वगैरह देख सकते हैं। तो फिजिकल मीटिंग इसकी 2021 में वैसे अभी होनी है सिंगापुर में, और ये सेकंड टाइम है कि डेवोस की मीटिंग जो है वो दूसरे वेन्यू पे हो रही है। इससे पहले 2002 में हुई थी, ये मैनहट्टन में हुई थी, और उस टाइम पे क्या हुआ था, जो अटैक्स हुए थे उसको सिंबलाइज करने के लिए हुई थी, जो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में हुए थे उसके अगेंस्ट रेजिलियंस के लिए वहाँ पे हुई थी। और अब जो है सिंगापुर की चॉइस भी सिम्बॉलिक है, क्योंकि ये जो पेंडेमिक का रिकवरी हुई है सबसे ज़्यादा ईस्ट एशिया या फिर ग्रेटर चाइना जिसको कहना चाहिए, वहाँ पे हुई है अगेंस्ट द फेलियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बाकी
नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में तो फेलियर हुआ है। अब एजेंडा जो है ग्रेट रीसेट का वो 3 पॉइंट्स को टच करता है। पहला जो है कि इन्होंने कहा है कि कैपिटलिज्म को रिफॉर्म करो और इसको स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म बनाओ इंस्टेड ऑफ शेयर होल्डर कैपिटलिज्म। अब ये क्या चीज़ है? स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म होता है जब आप सारी चीज़ों को, सारे स्टेक होल्डर्स के बारे में सोच के चलते हो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट द शेयर होल्डर्स, या फिर जो ट्रेडिशनल कॉरपोरेट अप्रोच थी जिसमें केवल शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा रहा था। इसमें आप बाकी लोगों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है वो भी आप देखते हो। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की इसमें यहाँ पे इन्होंने बात करी है ऑथर ने, और कहा है कि स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म को ये हमेशा डिसमिस करते हैं कि एक इररिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेटिज्म होगा, और जो वही कि प्रॉफिट जो सबसे ज़्यादा अभी तक जैसे शेयर होल्डर कैपिटलिज्म में मिल रहा था उससे जो प्रॉफिट है वो भी आपका डाइवर्ट हो जाएगा, जो कि वैसे कलेक्टिव गुड प्रोड्यूस करता था उससे और ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएगा। और जो अमेरिकन लेफ्ट है वही कि उनका आर्ग्यूमेंट यही रहता है कि अभी तक आप स्टेक होल्डर्स के लिए कम इंटरेस्ट दिखाते हो और आप अपने केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हो। नेक्स्ट इसमें इन्होंने एक और चीज़ ये बोली है कि जो बड़े बेनिफिशियरीज हैं जैसे टेक जायंट्स वगैरह हैं तो उनको तो भैया डीरेगुलेशन वगैरह ऑलरेडी अलग से कंसेशन मिले हुए हैं, कम टैक्स देते हैं, और उन्होंने एक तरीके से वर्किंग जो पीपल है उनके वेजेस को भी डिप्रेस कर दिया है, और अब तो उनके पास में इतना अनप्रेसिडेंटेड पावर आ गया है कि वो गवर्नमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो यानी कुछ ही शेयर होल्डर्स हैं जो कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर पाते हैं। तो अब जो पॉलिसी बनाई जाएगी उसका डिसीजन किसके ऊपर बेस्ड होगा? वहाँ की स्टेट, वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर, कि वो किस तरीके से अपने जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं बिटवीन देम एंड सोसाइटीज़ वो किस तरीके से उसको बैलेंस कर रहे हैं। सेकंड जो अब इन्होंने एजेंडा उठाया वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है, तो फिर से बात वही आ जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दोनों चीज़ों के बीच में आपको सोशल इम्पैक्ट को देखना है कि बाहर उसका सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, इंटरनली उसका सोशल, इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट की बात है। तो इंटरनली आपको उसका सोशल इम्पैक्ट देखना है कि बहुत ज़्यादा आप ये क्लाइमेट चेंज के चक्कर में जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे जो पुअर लोग अभी बढ़ना चालू हुए हैं, तो आप क्लाइमेट करके उनको वापस नीचे पुश ना कर दो। ओके, तो डिफरेंशियल सोशल इम्पैक्ट देखना है इंटरनली, और एक्सटर्नली क्या देखना है, जो डाइवर्जेंट क्लाइमेट पॉलिसीज़ हैं, हर कंट्री की अपनी क्लाइमेट पॉलिसी है, उसको किस तरीके से उसके ऊपर कोलैबोरेट किया जाए, उसको कैसे रिकंसाइल किया जाए। ओके, तो इंटरनली सोशल इम्पैक्ट और एक्सटर्नली डिफरेंट कार्बन पॉलिसीज को रिकंसाइल। तो फिर से दोनों, अब फिर से पॉलिटिक्स की बात आ जाएगी, इंटरनल और इंटरनेशनल। तीसरा जो इन्होंने बोला है वो कहा है ग्लोबल कोऑपरेशन की जो अभी प्रॉब्लम है उसको भी, मतलब ग्लोबल कोऑपरेशन को भी इनको बढ़ाना है। फाइन। तो जब ग्लोबल इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ था 1990s में, तो उससे कंटेस्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, और केवल पॉलिटिकल कंटेस्टेशन नहीं बढ़ा था, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल भी कॉम्पिटिटिव हो गए थे। तो अगर आपको यूनिवर्सलिस्ट सोल्यूशन चाहिए तो अब और ज़्यादा टफ हो गया है, और हो सकता है कि इस चक्कर में अब आप कोऑपरेट करने के चक्कर में कॉम्पिटिटिव मल्टीलैटरलिज्म भी आप लेकर आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, कॉम्पिटिटिव मल्टीलैटरलिज्म, यानी कि आप ऐसे कोलिशंस बना लो कि आप यहाँ पे कोलैबोरेट तो कर रहे हो, और वही है कि लेकिन वो आपस में फिर compete करने लगे, और वही एक कोलिशन ऐसा बन जाएगा ऑफ द विलिंग केपेबल, और जो नए रूल्स बनाना चाहते हैं अपोज टू अदर्स। तो अब इंडिया जो है, अब इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का ये रोल है कि यहाँ पे इनको एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना चाहिए नए रूल्स में जो कि ग्लोबल कैपिटलिज्म को गवर्न करेंगे। और हमने आपको पहले भी बताया कि अभी इंडिया के ऊपर ऑलरेडी कई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूएनएससी का अब इनको फिर से मेंबर बनाया गया है, और G20 का भी इसको इनके ऊपर अभी समिट को हेड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए उनकी यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के रीफेमिंग में पार्टिसिपेट करने की, और साथ में अपनी इकोनॉमी और सोसाइटी को भी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है टू मेक इट मोर इक्विटेबल, सस्टेनेबल एंड केपेबल ऑफ कोपिंग विद एक्सटर्नल चेंज। हमने बोला इंटरनल और एक्सटर्नल को बैलेंस करना है, और केवल वही नेशंस जो कि अपना डायनामिक इंटरेक्शन मैनेज कर पाएंगे इंटरनल और एक्सटर्नल में, वो ही इस ग्रेट रीसेट की अनफोल्डिंग में विनर्स की तरह साबित होंगे। ओके,
अब मूव करते हैं एक्सप्लेन सेक्शन में, टेक जायंट्स वर्सेस रेगुलेटर्स। फिर से एक नई डिबेट आ गई है टेक जायंट्स को लेके, ऑस्ट्रेलिया में आ गई है। तो वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो इस चीज़ के ऊपर डिबेट कर रही है कि गूगल और फेसबुक जैसे जो टेक जायंट्स हैं उनको मीडिया कंपनीज़ को और जो न्यूज़ वाले न्यूज़ रेगुलेटर्स होते हैं, न्यूज़ प्रोवाइडर्स होते हैं, उनको आपको पेमेंट करना चाहिए और साथ में उसमें एक एडजुडिकेटर भी रहेगा, आर्बिटर रहेगा जो कि बीच में एडजुडिकेट करेगा। ओके, तो अब इसके अगेंस्ट गूगल और फेसबुक ने अगेंस्ट कहा है कि हम इसमें नहीं है इन्वॉल्व। अब इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है नेवर का, एक वॉलेंट्री मतलब साउथ कोरिया की सबसे पॉपुलर न्यूज़ साइट है नेवर। तो इन्होंने पॉपुलर खुद से वॉलेंटरली क्या किया था कि जो कोरियन न्यूज़ पब्लिशर्स है जिनके साथ में ये काम कर रहे थे उनको खुद से ये पे कर रहे थे फॉर पब्लिशिंग स्टोरीज ऑन नेवर। ओके, तो ये एक परफेक्ट मॉडल वैसे नहीं था क्योंकि इनको लग रहा था न्यूज़ वालों को भी कि मतलब उनको शेयर बहुत कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये एक एग्जाम्पल था। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है कि गूगल ने अब क्या अगेंस्ट क्या जा रही हैं ये लोग, तो गूगल ने लास्ट वीक ये कह दिया है कि वो अपना सर्च इंजन ही हटा देंगे और फेसबुक ने कहा है कि ऑस्ट्रेलियन यूज़र्स को ब्लॉक कर देंगे कि वो कुछ भी पोस्ट नहीं कर पाएंगे अगर इस तरीके के रॉयल पेमेंट्स वगैरह रॉयल्टी पेमेंट्स का इशू आता है। और उन्होंने कहा है कि मीडिया जो है उनको तो भाई खुद का ट्रैफिक ऑलरेडी उसकी वजह से उनको पेमेंट तो मिल ही रहा है ना, जो उनका खुद का ट्रैफिक है। तो अगर आप इस तरीके से उनको भी पेमेंट करवाओगे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को, तो वो बहुत अनमैनेजेबल लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क हो जाएगा। दूसरे फर्म्स का क्या कहना है, तो ब्लूम्सबर्ग और दूसरे आउटलेट्स ने बताया कि भाई आप बाकी जगहों पे तो पेमेंट दे ही रहे हो। अब जैसे फेसबुक ने यूके में एक नया टैब फीचर, न्यूज़ टैब फीचर डाला है जिसमें उसका टाई अप है गार्जियन, जो वहाँ के न्यूज़ पेपर्स हैं, इकोनॉमिस्ट, इंडिपेंडेंट, इनके साथ में। ओके, और गूगल भी अपना न्यूज़ ऑफरिंग प्लेटफॉर्म शुरू कर रहा है, गूगल न्यूज़ शोकेस। ओके, तो इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि वो इन न्यूज़ आउटलेट्स को पेमेंट्स इनके लिए फॉर्मलाइज कर ली है। और गूगल ने 2020 दिसंबर में भी ये अनाउंस किया था कि वो बहुत जल्दी ऐसे लोगों को वो पेमेंट देने लगेगा और एक्सेस देने लगेगा जो कि पेवर्ल्ड कंटेंट करना चाह रहे हैं विद न्यूज़ पब्लिशर्स। और इसी तरीके से फ्रांस में भी उन्होंने कहा है कि वो न्यूज़ पब्लिकेशन को जो भी वो रहेगा, न्यूज़ पब्लिकेशंस रहेंगे उनको पे करेंगे। अब लेकिन वही है कि ये अपने हिसाब से चलते हैं। जब EU ने यानी यूरोपियन यूनियन ने कॉपीराइट रूल्स लगा दिए थे, तो सबसे पहले गूगल ने क्या किया था, फ्रांस में उन्होंने न्यूज़ स्निपेट्स को डिस्प्ले करना ही बंद कर दिया था। तो अब बात आ रही है कि कोर इशू इसका है क्या। तो इनका कहना है कि टेक जायंट्स के लिए न्यूज़ फीड के लिए पे करना इतना कोर इशू नहीं है, क्योंकि गूगल ने तो खुद से अग्रीमेंट किए हुए हैं फ्रांस वगैरह में। मतलब जस्ट थोड़ी देर पहले ही कि यहाँ से जब इन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हम सर्च इंजन हटा देंगे, उसके थोड़ी देर पहले इन्होंने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि न्यूज़ पब्लिकेशंस को फ्रांस में हम पे करेंगे। लेकिन बेसिकली जो ऑस्ट्रेलिया में फाइट है वो कंट्रोल के ऊपर है, ठीक है, कि कितना कंट्रोल इन कंपनीज़ के पास में रहेगा अपने पे आउट प्रोसेस को रिटेन करने का। वो कह रहे हैं कि हम अपने हिसाब से पे करें। और अब ऑस्ट्रेलिया में बात हो रही है कि जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कितना पे, क्वांटम ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, और उसके बाद में जो चेंजेस रहेंगे एल्गोरिदम में उसको आप किस तरीके से रिवील करोगे कि नहीं करोगे। और साथ में जो फीस लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेफ्टी फाइन्स लगा रहे हैं। ओके, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम मानी जा रही है। तो अब यूरोपियन अथॉरिटी ने तो क्या किया था, उन्होंने इसको सीधे कॉपीराइट से वो कर दिया, तो अलग से इन्होंने कोई अग्रीमेंट किया ही नहीं। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है कि ये कोअर्सिव तरीके अपना रहे हैं। और यहाँ पे बेसिकली इशू जो है वो कंपटीशन का, जो मैंने आपको बताया कंट्रोल किसके पास रहेगा, पावर इक्वेशन की बात हो गई है कि पावर एक तरीके से किसके पास रहेगा बिटवीन ट्रेडिशनल न्यूज़ आउटलेट्स, जो ट्रेडिशनल न्यूज़ हैं, और टेक प्लेटफॉर्म्स के बीच में। ओके,
तो डोमिनेंस की बात आ गई है। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले इसको एक वॉलंटरी कोड ऑफ कंडक्ट कहा था, लेकिन उसके बाद इन्होंने प्रेशर बढ़ा दिया और कहा है कि ये तो केवल शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो हम किस तरीके से प्रेशर बढ़ाएंगे। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या डिबेट है, तो अभी तक पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन्होंने इनकी बस ये कौन डोमिनेट करे, गूगल और फेसबुक, तो केवल इन्हीं के ऊपर फोकस किया है। और वो एक्चुअली में इस तरीके से हैं गूगल और फेसबुक आज हमारे लिए कि कोई भी कस्टमर इनके ही थ्रू किसी चीज़ तक पहुंच पाता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया और दूसरी कंट्रीज़ में अगर इस तरीके के रेगुलेशंस आते हैं तो इसका इम्प्लीकेशन हमारी डिजिटल इकोनॉमी के रेगुलेशन पे भी पड़ेगा। अब एक रिपोर्ट है FICCI और EY रिपोर्ट है। अब ये FICCI EY क्या है ये आप मुझे बताओगे। EY चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये अर्न्स्ट एंड यंग का वो है और ये बेसिकली इन दोनों की साथ में रिपोर्ट आई थी। तो FICCI के बारे में आप हमें बताओगे। ये इंडिया की बॉडी है कॉमर्स और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, ओके। और उनकी जो रिपोर्ट थी इंडिया के मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर को लेके 2020 के लिए, तो उन्होंने कहा था 300 मिलियन यूज़र्स हैं ऑनलाइन न्यूज़ साइट्स के और पोर्टल्स और एग्रीगेटर्स जितने भी हैं, जिसमें से इंटरनेट यूज़र्स 46% है और स्मार्टफोन यूज़र्स जो हैं वो 77% है। और 282 मिलियन, ये सारे फैक्ट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, 282 मिलियन यूनिक विजिटर्स हैं। और इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन न्यूज़ कंज्यूमिंग नेशन आफ्टर चाइना, ओके। अब ग्लोबली फेसबुक और गूगल मिला के 61% शेयर इनका रहता है, ये एक दूसरी रिसर्च में पता चला है, जो भी डिजिटल एड स्पेंडिंग होती है उसमें। इंडिया में जो मेजर दूसरे न्यूज़ एग्रीगेटर्स हैं वो है डेली हंट, आपने न्यूज़ इन सब की देखी भी होगी, डेली हंट। और इसकी पेरेंट कंपनी वर्से इनोवेशन है, तो इसने भी फंडिंग ली थी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से। और इसके अलावा इनशॉर्ट्स भी आप में से कई लोग ऐप यूज़ करते होंगे, ये टाइगर ग्लोबल बैक्ड है। तो यही है कि अभी हमने ये भी नहीं इनके लिए भी नहीं देखा, ये न्यूज़ एग्रीगेटर्स है। न्यूज़ एग्रीगेटर यानी कि जो दूसरे अलग अलग सोर्सेज से आती है तो उन लोग ये एग्रीगेट करते हैं। तो अभी तो हमारे यहाँ पे इस चीज़ पे भी कन्वर्सेशन नहीं हुआ है कि ये जो न्यूज़ एग्रीगेटर्स हैं तो इनको मतलब क्या पेमेंट देनी चाहिए पब्लिशर्स को, और इस वजह से ऐसे स्टार्टअप्स जो हैं इनको एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल नहीं मिला हुआ है। तो अब ये तो जो बातें ऑस्ट्रेलिया वगैरह में हो रही है बहुत हाई लेवल की हो रही है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन इंडिया पे आएगा। नाउ अ क्लॉथ कॉल्ड रीसा पार्ट ऑफ त्रिपुरा कल्चर सेड टू बी अ नेशनल ब्रांड। तो अब क्या है, ये हैंड वोवन क्लॉथ है और वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ इसको यूज़ करती हैं त्रिपुरा की, और इसको अब ब्रांड किया जा रहा है इंडियन हैंडलूम ब्रांड के अंडर। और ये जो पूरा फीमेल अटायर होता है ये 3 चीज़ों का बना होता है। रीसा, त्रिपुरा की बात कर रहे हैं, रीसा, रिगनाई और रिकूटू, ओके। अब इसमें रीसा जो होता है ये अपर गारमेंट होता है जिसको फीमेल का रहता है, अपर गारमेंट जिसको वो हेड गियर, स्टोल या भी उसको कई बार रिस्पेक्ट के लिए भी ऐसे दिया जाता है। इसको आपकी जो अपर बॉडी होती है उसके अराउंड 2 बार उसको रैप किया जाता है। रिगनाई जो होता है ये साड़ी की तरह होता है और ये लोअर गारमेंट होता है और इंडिजिनस वेराइटी है साड़ी का ही। और रिटुकू जो है ये एक रैप की तरह होता है, सॉरी मैंने रिकूटू लिख दिया, इट इज़ रिटुकू, ओके। रिटुकू जो है ये चुनरी या पल्लू की तरह होता है और जो न्यूली मैरिड त्रिपुरी विमेन होती है उनको भी पहनाया जाता है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको प्रमोट करने के लिए, तो इसको वैसे भी है ना जो वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स हैं ऑनररी स्टोल की तरह एक दूसरे को पहना रहे थे, तो अब चीफ मिनिस्टर भी इसको कंधों पे लगा के घूम रहे हैं बीजेपी की कैंपेनिंग के लिए। और कोकबोरोक डे, कोकबोरोक क्या है, वहाँ की इंडिजिनस लैंग्वेज है, तो उस दिन पे भी इन्होंने काफ़ी अपील किया कि आप इसको क्राफ्ट को आगे बढ़ाओ। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस जो है वो कल्चरली और सोशली और रिलीजियस दोनों तरीके से अपर गारमेंट का। और अडोलेसेंट जो त्रिपुरी गर्ल्स होती हैं उनको पहली बार रीसा दिया जाता है एक इवेंट में पहनने के लिए, जिसे रीसा सोरमानी कहते हैं, और 12 से 14 साल की लड़कियों को दिया जाता है। रिलीजियस फेस्टिवल्स जो होते हैं वहाँ के गरिया पूजा, ये सब याद रखना, गरिया पूजा कहाँ की होती है, रीसा कहाँ का होता है, आपको याद होना चाहिए, त्रिपुरा का होता है। तो वहाँ पे इसको टर्बन की तरह पहना जाता है और धोती के ऊपर कमरबंद की तरह पहना जाता है, हेड स्कार्फ की तरह भी पहनते हैं वहाँ पे। और छोटे बच्चों को जब उनकी मदर जो है हैंगर की तरह जब लगाती हैं तो उसमें भी इसको मेकशिफ्ट हैंगर की तरह यूज़ किया जाता है। और जो मैंने आपको बताया ऑनर की तरह भी इसको रेसिपिएंट्स वगैरह को दिया जाता है। और ये कब से रहा है,
तो ये काफ़ी पहले से है, माणक्य किंग से भी पहले से, जो कि 15वीं सेंचुरी में रूल कर रहे थे। महाराज त्रिलोचना को कहा जाता है कि उन्होंने 250 डिज़ाइंस बनाई थी रिगनाई की, अपनी 250 जो उनकी पत्नियां थी उनको देने के लिए। और अभी रीसा में कई सारे चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि कंपटीशन मिल रहा है पावर लूम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट से, और जबकि इसको कैसे बनाया जाता है, हैंडलूम से या फिर लॉइन लूम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 या 2 पीस बना पाते हो और इसको जनरेशन में बस ऐसे ही ट्रांसफ़र करें। अब ब्रांडिंग करने से क्या होगा कि वो जो त्रिपुरी क्राफ्ट्समैन है वो अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली अभी तक सेल नहीं कर पा रहे थे, उनको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हो रहे थे। तो अब जो गवर्नमेंट है वो इसको नेशनली पहले तो प्रमोट करना चाह रही है एक सिग्नेचर गारमेंट की तरह, और इसमें आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को भी यूनिफॉर्म्स से ही प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसके अलावा इसकी डिज़ाइन पे भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। वीवर्स को सपोर्ट करने के लिए क्या करें, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स डायरेक्टोरेट जो है उसने इन प्रोडक्ट्स को कई सारे एक्सपो और इंडस्ट्री फेयर्स में मार्केट के अगरतला में और अभी दिल्ली और गुवाहाटी में भी कर रहे हैं, और एक नई टीम बना रहे हैं वीवर्स की जो कि त्रिपुरा को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल हैंडलूम एक्सपो में इन दिल्ली इस फरवरी में, और इसमें टेम्पल डिज़ाइंस को डिस्प्ले किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ फिर से डेटा दिया हुआ है 2018 का कि त्रिपुरा में 1,37,000 अप्रॉक्स हैंडलूम वीवर्स हैं अकॉर्डिंग टू नेशनल हैंडलूम सेंसस। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, नेशनल हैंडलूम सेंसस कौन करता है बताइए, और इनको जो बेनिफिट्स है किससे मिलते हैं, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से मिलते हैं। तो अब कुछ ही लोग बचे हैं जो कि ट्रेडिशनल ट्राइबल हैंडलूम को कर रहे हैं। दैट वाज ऑल फ्रॉम द डे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।